आपके शुभचिंतकों से कि चीज़ें इतनी आसान नहीं थी पहले जो आज हैं, वो परिश्रम, वो लगन, वो मेहनत, वो सर वो शुरुआती दौर के हम जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि हमने कोई दोनों तरफ देखी। हरदम आगे बढ़ने के लिए आगे के लोगों को देखिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और सुविधाओं की दृष्टि से जिनके पास कम सुविधा उनको देखिए, तो आपको लगेगा कि मेरे पास सुविधा बहुत ज्यादा है। और आगे बढ़ने वालों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने बहुत कम काम किया। तो ये संतुलन उसी बात से बना रहता है। मैं तो एक वनवासी क्षेत्र में जन्मा, वनवासी समाज का एक बच्चा हूँ, और वनवासी समाज के कठिनाइयों को अनुभव किया। मन में था भगवान ने कभी सुविधा दी तो हम इसमें आएंगे, और वही प्रेरणा और वही जरूरत, आवश्यकता थी कि हमको वनवासी क्षेत्र में काम करना है। इसलिए सामाजिक काम भी बढ़ रहा है, और सामाजिक काम बढ़ाने के लिए साधन चाहिए। इसलिए हमारा व्यापारिक काम भी बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। और आप सब लोग की शुभकामना, आप लोग का आशीर्वाद मेरे साथ है, गौ माता का आशीर्वाद है, बच्चों का सहयोग है, और उन्हीं के भाग्य का आगे ज्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि व्यापार में भी जो हम कमा रहे हैं, हमारी इतनी जितनी जरूरत, वर्ष भर में एक बार गांधी आश्रम से कपड़े ले आते हैं, अपने यहाँ इतना बच्चे और हम सब लोग मिलकर इतना उगाते हैं, वो हम खा नहीं पाते हैं। गौ माता दूध दे देती है, उससे हमारे घी वगैरह का काम चल जाता है। अपनी जरूरत तो कुछ है नहीं, जो भी जरूरत है समाज उसके लिए सहयोग भी करता है। और आप ये पूरे क्रम में स्पष्ट करना आवश्यक है, इसमें मेरा योगदान नहीं है ज्यादा। हम भी एक, बहुत सारे लोगों का योगदान, उसमें से एक हमें, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उसमें से मैं एक हूँ। ये मेरे साथी लोग पता नहीं क्यों मेरे से इतना स्नेह करते हैं और मेरे को इतना दंड देना चाहते हैं कि सारे काम का श्रेय मेरे ऊपर ला देते हैं। सर साधक जी उनका आपकी लाइफ में क्या रोल है? बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में बताइए, जिससे एक मैसेज जाए लोगों को। साधक जी एक विलक्षण व्यक्तित्व था, और एक परंपरा को देखें, मृत्यु से हम किसी व्यक्ति की परंपरा को देखते हैं। भगवान महावीर की मृत्यु देखें तो ठीक उसी प्रकार हुई, विनोबा जी की मृत्यु देखें तो ठीक उसी प्रकार हुई, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी की मृत्यु देखें उसी प्रकार हुई, और ठीक साधक जी की मृत्यु भी उसी प्रकार थी। और इन तीनों चारों के व्यक्तित्व में वही था। साधक जी के जीवन में स्वामी विवेकानंद वाला तेज था। स्वामी विवेकानंद और गोलवर्की जी, जिनको हम संघ वाले गुरु जी कहते हैं, ऐसे पन्ने पलटते थे और किताब पढ़ लेते थे। जिस किताब को पढ़ने में हमको 24 घंटे भी कम पड़ते हैं, वो किताब उनके लिए आधे घंटे का जॉब था, क्योंकि उनको केवल पन्ना पलटना था। कई बार हमने देखा कि लोग बोले कि आपने तो पन्ना पलट दिया, पढ़ा नहीं, तो तुरंत उसकी मैंने एक हलंत की भी भूल है वो बता देते थे कि ये इसमें देखो ये भूल है, मैंने पढ़ लिया। और उनके जीवन का मेरे बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव है। आज मैं यहाँ पर जो भी कुछ हूँ, या आज आप हमसे मिल रहे हैं, या आप हमारे ऊपर कोई दो चित्र बना रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, तो वो साधक जी की देन है। साधक जी छोटे छोटे ऐसे ही, एक बार हम प्रारंभ से सूती कपड़े पहने, उसके पीछे कोई मेरा त्याग या कोई वैराग्य नहीं था। हमको सिंथेटिक कपड़ों की एलर्जी है, हमें सिंथेटिक और वुलन कपड़ा कभी नहीं पहन पाया, क्योंकि हमारी स्किन को वो सूट नहीं करते थे। तो साधक जी ने कहा, आप सूती कपड़े पहनते तो खादी क्यों नहीं पहनते? हम बोले ये तो भ्रष्टाचार का समुद्र है। तो उन्होंने पूछा कि ये भ्रष्टाचार मेरे और कहाँ है? नहीं है, आप कुछ समझता हो? बोले नहीं, भ्रष्टाचार तो सब है। बोले मैं एकदम आपकी बात ठीक भी मान लूं तो गांधी आश्रम में भ्रष्टाचार होगा, लेकिन आप बताइए कि देश में 1% कपड़े की आपूर्ति करने वाला 62 लाख लोगों को काम दे रहा है, बहनों को, वो भी जरूरतमंद बहनों को।
तो क्या कोई दूसरा ऐसा उद्योग है? आप तो एक उद्योग जगत के व्यक्ति हैं, व्यापार जगत के व्यक्ति हैं, आप बताइए। मैं बोला कुछ नहीं। उस दिन के बाद वो कपड़े उतर गए और खादी के अतिरिक्त कोई दूसरा वस्त्र बदन पे आया ही नहीं। सर, जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं और हमने वीमेन एम्पावरमेंट की बात करी, हमने आपके इतने भी सेंटर देखे हैं, मैंने यहाँ का भी देखा, मैं और जगह पे भी गया था। जो महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं सर, उसमें आपका क्या रोल रहा है अब तक? देखिए, मैं एक आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप पुरुष और महिला का लिंग भेद हटा दीजिए। जो जरूरतमंद है वो आगे आएगा, वो हमारे लिए। और बहनों को शायद ज्यादा जरूरत है और अपनी सुविधाएं बहनों को सूट करती है। थोड़ा सा मैं आपको उपदेश तो दे रहा हूँ, लेकिन मैं भी थोड़ा करता हूँ। पुरुषों को समय बांध कर काम करवाता हूँ, लेकिन बहनों के लिए एकदम लिटरली कि जितना उनको समय है, क्योंकि बहनों को घर का खाना भी बनाना है, अपने घर के बुजुर्गों सास ससुर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, बच्चों की हारी बीमारी भी देखना है, पति के नखरे भी उठाने हैं और फिर काम भी करना है। तो उनको जितना समय हो, बस बहनों के लिए एक ही फेवर मैं समाज से और सबको चाहता हूँ, बहनों को समय सीमा में मत मानिए। बहनों को आने जाने की में स्वातंत्र रखिए और जब उनके पास जितना काम बने करने की उनको हो, आज वो 4 कपड़े सिलाई कर सकते तो 4 करे और कल वो 10 कर सकते तो 10 करे और उसको उसका उचित माने श्रम का मूल्य दीजिए। सर, एक चीज़ और हमने देखी, जब हम ये पूरी बेल्ट में घूम रहे हैं, यूपी की हम बात करें, अदर स्टेट्स की बात करें, जहाँ पे महिला सरपंच बनी हुई है गाँव में, और हमने देखा है कि बहुत सी महिलाएं हैं जो आगे आ सकती हैं, वो तो नहीं बन पाती हैं, लेकिन वो महिला जो पर्दे में ही है वो कभी निकलती नहीं, लोग जानते भी नहीं हैं, वो लोग सरपंच बनी हुई हैं और उनके पति हैं वो, या फिर उनके भाई हों और उनके पति भाई तक भी एक चीज़ समझ में आती है। लेकिन हमने देखा बहुत सी जगह पे उनके मायके से उनका भाई आके उस गांव को चला रहा होता है। तो सर, इसको कैसे, क्योंकि इसकी चिंता मत कीजिए, मैंने समझ लो। एक बार मंडल कमंडल के ऊपर मुरारी बाबू जी का उद्बोधन था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ और नानी पालकी वाला, ये दोनों न्यायविद मुरारी बाबू जी से, जब वो विश्वनाथ प्रताप सिंह का माने अपने पूर्व प्रधानमंत्री जी का मंडल कमीशन चल रहा था और विश्वेंद्र प्रसाद का कमंडल कमीशन चल रहा था, तो ये मंडल कमंडल के बीच में जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने एक बात, मुरारी बाबू जी ने एक लाइन में उत्तर दिया और वो बहुत सुंदर उत्तर दिया। उससे समाधान उनका भी हुआ और समाज का भी हुआ और मेरा भी हुआ। उन्होंने कहा, समर्थ आदमी को न्याय चाहिए और समर्थ आदमी को न्याय ही देना चाहिए और कमजोर व्यक्ति पर करुणा करनी चाहिए। तो ये समाज में कमजोर वर्ग पर आप उनको न्याय मांगना मत सीखिए, उनको आप उन पर करुणा का भाव रखिए और उनको समर्थ बनाइए। फिर वो महिलाएं अपने आप पुरुष को पीछे ढकेल के आगे आ जाएंगी। पूरी दुनिया में स्त्रियां आगे आ रही हैं और हम लोगों का एक ऐसा आकलन था कि सन 2020 तक हमको लगता है शायद 1-2 वर्ष समय बढ़ जाए, पूरे देश में 1 करोड़ स्त्रियां देश के सभी क्षेत्र में आगे आ रही हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसको बहुत प्रमोट कर रहे हैं। दुनिया ने जिन क्षेत्रों में नहीं सोचा था, उन क्षेत्रों में भी, सेना के क्षेत्र में भी उन्होंने महिलाओं को बहुत आगे किया। आप बाघा बॉर्डर चाहिए, पाकिस्तान से वो पुरुष आकर सलामी देता है सैनिक, लेकिन यहाँ से सलामी लेने का और सलामी देने का काम महिलाएं करती हैं। हालांकि उस पर उन्होंने थोड़ा विवाद भी दिया कि हम मुस्लिम समाज से हैं और महिलाओं को सैल्यूट करेंगे। मतलब भाई, यहाँ पर यदि ये चलाना है, ये परेड होनी है, तो तुमको महिलाओं को सलाम करना ही पड़ेगा, कर भी रहे हैं। सर, हम रूरल बात करते हैं डेवलपमेंट की, कोई ऐसी आपकी कुछ परियोजना आपके दिमाग में हो, हम रूरल एम्पावरमेंट की, जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, जिससे गांव में ही लोगों को रोजगार मिले और बच्चे पढ़ लिख के शहर की तरफ ना भागे, जो माइग्रेशन की प्रॉब्लम है वो कैसे रुक सकती है रूरल डेवलपमेंट को लेकर? देखिए, इसमें पहले आर्थिक व्याख्या अलग करनी पड़ेगी। गांव में 1000 रुपया महीना कमाने वाला
छोटे शहरों में 3,000 रुपये महीना कमाने वाला, शहर बड़े शहरों में महानगरों में 5,000 रुपये महीना कमाने वाला, और ये मेट्रो सिटी जो बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली इस तरह के शहरों में 10,000 रुपये कमाने वाले का एक जैसा ही जीवन स्तर होता है। तो सबसे पहले आप ये बात लोगों को बताने की कोशिश कीजिए। अभी तुरंत मानेंगे ऐसा नहीं, फिर सरकार से अपेक्षा ये कि उनको सामान्य सुविधाएं जो शहर के नागरिकों को मुहैया कराई जाती है, सड़क, संचार, सुरक्षा, ये 3 बातों पर भी सरकार पूरा ध्यान दे दे तो लोग धीरे धीरे रिमोट एरिया में रुकने लग जाएंगे। फिर हमारे अर्थशास्त्रियों को मूल्यांकन की दृष्टि से देखना होगा। जैसे जीडीपी, रुपये के टर्नओवर को ही हमने जीडीपी माना कि पैसों का कितना टर्नओवर हुआ, लेकिन आप भूटान की तरह आगे आइए ना, आप लोगों को समझाइए कि भूटान जैसे छोटे से देश ने, जो अपने देश के एक ज्यादातर 500 जिलों में से 400 जिलों से छोटा माने एक देश है, और उसने हैप्पीनेस को जीडीपी कहा और दुनिया में माना, और दुनिया उस बात को मानने पे मजबूर है। आप हैप्पीनेस उसमें लाइए ना कि कृषि करने से कितना हैप्पीनेस है। आज हम गांव के लोग दोनों तरह से ठगे जा रहे हैं। हम गांव की सब्जी जो शहर में 10 रुपए किलो बिकती है, उसका मूल्य हमको 2 रुपये मिलता है, लेकिन जो सब्जी हम गांव से जब कोई सामान, गांव का ही सामान जब गांव में वापस लाने की कोशिश करते हैं तो 10 रुपये मूल्य की चीज हम 25 रुपये में लाते हैं, और 10 रुपये के मूल्य की चीज हम 2 रुपये में बेचते हैं। तो ये अंतर हम मिटाने की जिस दिन स्थिति सुधारें, इसमें आर्थिक उन्नति में रुपये का बहुत बड़ा योगदान रहा। एक मुद्रा के कारण ये आसान हुआ, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट हुआ, मुद्रा के कारण गांव की अर्थव्यवस्थाएं दुर्बल हुई, दिक्कत हुई। तो आपका मैनेजमेंट स्टाइल क्या है? मैं क्या बताऊं, मैंने तो, हमको तो लगता है मेरा सब चीजें मैनेज है। आपको लगता है कि मेरा चीज मैनेज है, तो आप देखिए और आप इसको अध्ययन करिए, मेरे को भी बताइए कि हमारा मैनेजमेंट में, हमको तो ये पता नहीं। व्यक्ति दुनिया का आकलन तो बहुत करता है, अपना आकलन नहीं करता कि मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं। अच्छाइयां तो होती नहीं है, क्योंकि अच्छाइयों का आकलन तो हम बहुत बढ़ा चढ़ा के करते हैं। हमारे साथ इंडो यूरोपियन चैम्बर के प्रेसिडेंट से विजय तिवारी जी, सर आप कानून सर से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? मुझे पता चला कि एक वाकया जब पिछली सरकार में गाय को लेकर के जी आपको जेल तक जाना पड़ा, जी ये कैसा एक ये बहुत सुखद अनुभव था, क्योंकि व्यक्ति को हर बात के लिए तैयार रहना चाहिए। और समाज सेवा के क्षेत्र में रहने वाले, जब से मैं काम कर रहा हूँ तब से एक वर्ग, हमारे इस काम से किसको फायदा और किसको नुकसान है, इस बात का जब अध्ययन करते हैं तो जो कसाई वर्ग है, जो कत्ल खाने गायों को ले जाते हैं, जो रैकेट, उनको हमसे बहुत नुकसान है। और प्रचंड गांव का समाज है, क्योंकि उनके यहाँ रोजी रोटी का अवसर बढ़ा, उनके गायों में उत्पादन बढ़ा, उनकी ब्रीड अच्छी हुई, ये सब ये मेरा सुखद अनुभव था। और सरकार ने जो किया ठीक है, उन्होंने जो किया उनका है। और ये न्यायपालिका में ये विषय चल रहा है, न्यायपालिका समय पर इसकी करनी है। अच्छा, अभी जब से योगी जी की सरकार आई है, अब कई सारी गौशालाएं जो आवारा पशुओं की थी उस पर उन्होंने किया, हालांकि कंट्रोल अभी नहीं हुआ है। तो कैसे इसको जो है, ये जो सड़क का जानवर है वो उन गौशालाओं में आए, और उन गौशालाओं का प्रबंधन, क्योंकि आपका संघ में भी एक अच्छा प्रभाव है, बीजेपी में भी एक अच्छा प्रभाव है, और उद्योग जगत में तो है ही है, तो किस तरह से इसको जोड़ा जाए कि ये जो एक प्रॉब्लम हो गई है किसानों के लिए, लोगों के लिए, सड़क मार्गों पे रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं बहुत सारे, तो इसको कैसे सुधारा जाए? इस पे वैसे मैं इसमें एक बात का संशोधन करता हूँ। बीजेपी
उद्योग समाज और संघ का प्रभाव मेरे पर है, मेरा प्रभाव उन पर नहीं है। मैं उनके प्रभाव के अंतर्गत काम करता हूँ। दूसरा, योगी जी ने एक अच्छी शुरुआत की। पहली कक्षा में नर्सरी में जब बच्चा आता है उससे बीए के रिजल्ट की उम्मीद मत करिए, क्योंकि अभी उन्होंने काम शुरू किया और उसमें आने वाली कठिनाइयों को, ये तो योगी जी आरंभ से गौशाला चलाए इसलिए वो एक अनुभवी व्यक्ति है, लेकिन उनके सहयोगी और सरकारी कर्मचारियों की मानसिकता अभी उतनी है नहीं, उनको उतनी जानकारी, उतनी रुचि और उतना नहीं है। और जब इस काम में उनको लाभ दिखने लग जाएगा तब ये करेंगे। लाभ केवल आर्थिक लाभ मत दीजिए। और अभी वर्तमान में मैं सरकार से एक ही निवेदन करूंगा, हमारी वेटनरी डिपार्टमेंट में पशुपालन विभाग स्पष्ट रूप से कहता है एक गाय 1 एकड़ में 3 गाय विथ फॉलोअर पलती है। 3 गाय, 3 बड़ी बछड़ी और 3 दूध के बच्चे। आप उस प्रमाण में जब तक जमीन का लोकेशन नहीं करेंगे, गाय या पर्यावरण आधार पर टिकेगा, हवा में नहीं टिकेगा। आप जब तक इस नीति पर आप काम नहीं कराएंगे, जब दुनिया में लैंड सेटलमेंट एक्ट आया, जब दुनिया में भूमि उपयोग पर जब बात चली, तो पूरी दुनिया ने तय किया कि 33% वन क्षेत्र होगा पूरी भूमि का। उसको लोगों ने माना। फिर हुआ कि 18% गोचर भूमि माने ये चारागाह होंगे, जानवरों के लिए भूमि होगी, उसमें भेड़, बकरी, गाय, भैंस सभी प्रकार के जानवर थे। तो दुनिया के ज्यादातर देशों ने उस बात को भी मान लिया। भारत में जब ये बात हुई तब भारत में 33% वन क्षेत्र हो, इसके ऊपर कोई बहस नहीं हुई। परिस्थिति के अनुसार किसी प्रदेश में कम है, किसी प्रदेश में ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल भारत में 33% वन क्षेत्र है। जब जानवरों की पशुपालन की बात आई और माने चारागाह की बात आई, तब हमारे यहाँ समाजवादी विचारधारा के लोग, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने बहुत हल्ला मचाया और उन्होंने कहा कि आदमी के लिए तो खाने को नहीं है, आदमी के लिए तो रहने को नहीं है, क्योंकि उनके कम्युनिस्ट के दिमाग में कलकत्ता शहर के अलावा पूरा देश था ही नहीं। वो कलकत्ता शहर से ही पूरे देश का आकलन करते थे और उन्होंने उसी परेशानी को समझा और समझकर उन्होंने ऐसा किया। तो मजबूरन नीति बनाने वाले उस समय के शासक भी उन्हीं के विचारधारा के थे। उन्होंने मात्र 12% जमीन गोचर के चारागाह के लिए छोड़ी, लेकिन व्यवहार में 4% से जमीन भी नहीं है। आप जब तक उनकी जमीन का लोकेशन ठीक से न करें, आप ये तो चाह रहे हैं कि जानवरों का विकास हो, पशुपालन का विकास हो, लेकिन आप उनको उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनकी भूमि उनको नहीं दे रहे हैं, उनका बजट नहीं दे रहे हैं। सरकार, भारत सरकार बताती है कि कुल कृषि आय का 16% जानवरों से है, लेकिन उस पर केवल 4% खर्च करती है। तो सरकार अपनी व्यवस्था सुधारे, समाज अपनी, माने केवल सरकार को दोष क्यों देते हैं? केवल सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी नहीं कि चारागाह के लिए जमीन छोड़े, हमारी भी तो जिम्मेदारी है। हम हर किसान ये तय कर दें कि हम अपनी इतनी मात्रा की जमीन जरूर चारागाह के लिए छोड़ेंगे, पशुपालन के लिए छोड़ेंगे, इनकी स्थिति सुधर देना चाहिए। और रहा गोरक्षा का विषय, ये 2 ही बातों पे टिका है। देश में किसान को जितने गोबर गोमूत्र की जरूरत होगी उतनी गाय पलेगी, जानवर पलेंगे, और देश में जितना चारा होगा उतनी ही गाय पलेगी। आप भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, आप प्रबंध शास्त्र से हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि देश भर की जो यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सबसे निवेदन कीजिए कि वो इस बात को कहें और ऐसी फसल मने को प्रमोट करें जिसमें अनाज भी हो, चारा भी हो। बहुत बहुत जरूरी है। सर, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, बातों से निकल के, अब तक हम लोग जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं,
हम अपना जो सोशल वर्क कर रहे हैं, हम गाय पालन की बात कर रहे हैं, या जो हम और भी सोशल मूवमेंट कर रहे हैं, क्या उसके लिए हमने भी तक ये सेल्फ फंड जनरेटेड है या हमने सरकार से भी कुछ में सहायता ली है? नहीं, सरकार से हमको कोई सहायता मिली नहीं और हमारी योजना में ऐसा कोई सरकार की सहायता लेना है भी नहीं, क्योंकि मैं आपको थोड़ी देर पहले भी इस बात की चर्चा हुई थी कि जब सरकार से हम फंड लेने लग जाएंगे तो हमारे काम की गुणवत्ता और काम की चमक चली जाएगी। इसलिए अभी तो हम बहुत छोटे छोटे काम कर रहे हैं, जब तक समाज के सहयोग से काम चल रहा है तब तक चलेगा, और जिस दिन कोई बड़े काम की कल्पना होगी उस दिन सरकार की भी सोचेगी। तो हमारे साथ श्रीमती लक्ष्मी ठाकुर सिंगल जी भी जो हैं जनरल सेक्रेटरी हैं इंडो यूरोपियन चैम्बर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो मैम भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हैं। जी जरूर, मैम को तो ज्यादा अधिकार है। आप लोग गलत कर रहे थे कि पहले उनको वो देना चाहिए था अवसर। कानू भाई नमस्कार। मेरे को जब भी आपके बारे में कोई बताता था तो मेरी जिज्ञासा बहुत बढ़ जाती थी, और मैं तो आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना समय निकालकर आज पूरे दिन हमारे साथ अपना समय बिताया। और क्योंकि तिवारी जी जब भी आपके बारे में बताते थे, टावरी जी बताते थे, तो मुझे लगता था कि कानू भाई केवल कानू भाई नहीं है, वो एक थीसिस है, एक पीएचडी करने का विषय है, और समाज में बहुत सारे लोग रोशनी आपकी लेकर रोशन होना चाहते हैं। जो ये अभी छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है, इसमें हम कानू भाई की बहुत ही कम चीजों को ही टच कर पा रहे हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे कि और भी हमें समय चाहिए, और मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी, जितना मतलब आज मुझे देखने का मौका मिला, मुझे लगता है कि वो काफी कम समय है, और समय समय पे हम आपके साथ अलग अलग विषयों पर बैठना चाहते हैं। तिवारी जी ने जानवरों के बारे में बात किया, मनोज जी ने मैनेजमेंट के बारे में बात किया, लेकिन जो जीवन का दर्शन है आपका, जिस तरीके की सरलता है, वो चीज आज के लोगों के अंदर पेशेंस खोता जा रहा है, शहरों में खास तौर पर। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए बहन जी मैं आपको कहूँगा, एक बंगाली की कहावत है, जी सीखली को था ठोकाली जो था, मैंने आप सीखे कहा तो जहाँ मार पड़ी वहाँ सीखे। जी तो ये पेशेंस तो मार पड़ने के बाद अपने आप आ जाती है। दोबारा की सीखली को था मैंने सीखे कहाँ से, हाँ। सीखली को था मतलब सीखे कहाँ से, इसका बंगाली वर्जन है। और ठोकाली जो था मैंने जहाँ मार खाए ठुकाई भी, तो मार खा गए पेशेंस अपने आप आ जाएगा। और रही मेरे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्री को का सब्जेक्ट में चाहूँगा